नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मैफेंग ETF बॉटम आउट हो चुका है और क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये ETF जनरली नैस्डैक के साथ ही चलता है, तो हम नैस्डैक के चार्ट को ही देखते हैं और यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बॉटम आउट हो चुका है। तो आप देख पाएंगे नैस्डैक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर ये नीचे आया, एक बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन सेम रेजिस्टेंस से आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी एक बाउंस आया, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। यहां पर इंटरेस्टिंगली फिलहाल कुछ पॉजिटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है। ये गिरावट हुई, यहां पर ये ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहां पर भी ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन इसके बाद कंटिन्यूएशन अच्छा खासा हुआ। यहां पर ज्यादा कंटिन्यूएशन आपको देखने को नहीं मिला और नेक्स्ट वीक ही मार्केट रिकवर हो गया। फिर से गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर से मार्केट आपको रिकवर होता हुआ नजर आया। तो नीचे के लेवल पे फिलहाल मार्केट हमें होल्ड करता हुआ नजर आता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि ये पॉसिबल बॉटम हो चुका है, और अगर 13,000 के ऊपर निकल चुका है तो ऑफ कोर्स ये लेवल आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो क्या खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? तो ऑफ कोर्स आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं भी होती तो भी हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। इप्का लैब को देखो सर, इट्स गेटिंग गुड स्ट्रेंथ। तो इप्का लैब के चार्ट पर चलते हैं। फिलहाल हमें नजर आता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो आ चुकी है। नीचे के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, एक ये 900 रुपए के आसपास का लेवल है और दूसरा 1000 रुपए के आसपास का लेवल है। एकदम जो रेजिस्टेंस था 900 रुपए का था, उसके ऊपर तो निकल चुका है, लेकिन एक 1000 रुपए का रेजिस्टेंस अब भी हमें दिखाई पड़ता है। इसके भी ऊपर अगर निकल जाता है स्टॉक, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि स्टॉक में स्ट्रक्चरल बेसिस पे वापस हमें तेजी देखने को मिल सकती है। Can we add to existing KPIT, IX, CDSL, Voltas at current market price? तो IX पर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज में आप देख पाएंगे जैसे ही हमें स्टॉक टूटता हुआ नजर आया, गिरावट देखने को मिली, 500 का लेवल टूटा। मैंने तो पर्सनली एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब भी हमें ये हायर लेवल्स पे होल्ड करता हुआ नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन आप KPIT टेक्नोलॉजीज को देखिए और स्मॉल कैप इंडेक्स को देखिए, आपको क्लियरली डिफरेंस पता चलेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स कितना ज्यादा वीक है, उस हिसाब से KPIT टेक्नोलॉजीज हमें होल्ड करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर ऐड करना चाहें, करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कंफर्मेशन होना चाहिए। जैसे ये स्टॉक हमें 550 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, ये जोन के ऊपर जाता है, तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद स्ट्रांग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा रहेगी कि स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है, और ये ब्रेकआउट भी हमें वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। CDSL के बारे में बात करें तो यहां पर एक्चुअली अभी काफी ज्यादा वीकनेस नजर आती है। दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक तो 1150 का लेवल है और दूसरा है 1300 के आसपास का जोन। आप देख पाएंगे यहां से सडन फॉल आपको देखने को मिला। तो जब तक स्टॉक ये ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम यहां पर वेट करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा भागा हुआ स्टॉक है। पिछले 1-2 साल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है इसका चार्ट, तो हमें यहां पर इजीली टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। वोल्टास के बारे में बात करें तो वोल्टास में भी फिलहाल यहां पर गिरावट की सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। भले ही ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन किस हिसाब से स्टॉक ने पहले मूवमेंट किया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप देख पाएंगे यहां पर एक शार्प राइज देखने को मिला, तो उसके बाद हम बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल पे कितना ज्यादा होल्ड करता हुआ नजर आया, ऊपर जाने के चांसेस इस टाइम पे ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर देखिए फिलहाल आपको गिरावट देखने को मिली है, शार्प फॉल आया है। ये जो शार्प राइज था उससे ज्यादा शार्प फॉल आपको यहां पर देखने को मिला है, तो हम ज्यादा तेजी अभी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। गिरावट हुई है, ये फ्लैग बना है, इसके नीचे के साइड ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, जब तक कि 1050-1100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए यहां पर अवॉइड करना चाहिए। कैन मैप माई इंडिया भी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? 1400 पे आपने खरीदा है, और शोभा लिमिटेड में क्या व्यूज हैं? तो मैप माई इंडिया पे चलते हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आपको नजर आएगी, ब्रेकआउट वाली सिचुएशन एक्चुअली यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो एक न्यू लिस्टेड कंपनी होती है, उसमें तो हम बहुत ही सिंपल रूल अप्लाई कर सकते हैं कि जब तक स्टॉक ऑल टाइम लो के ऊपर चल रहा है तब तक ठीक है। मतलब सपोज ये लिस्ट हुआ है, तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक के लिए अच्छा है। अगर ऑल टाइम लो आपको दिखाई पड़ता है, स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे चला जाता है, तो वहां पर एग्जिट करना हमेशा बेहतर रहता है, क्योंकि हमें पता नहीं है स्टॉक कितना ज्यादा नीचे जा सकता है। पास्ट में हमारे पास कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से बाउंस देखने को मिल सकता है। तो आप पेटीएम देखिए, कई ऐसे
स्टॉक्स हैं जो कि कंटिन्यूसली नीचे जाते हुए नजर आए। तो फिलहाल इसका जो ऑल टाइम लो नजर आता है 1127 के आसपास का लेवल है, ये जोन अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पर गिरावट हुई थी लेकिन वापस एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया। तो इस स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। शोभा में क्या करना चाहिए? शोभा में फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आती है, दो इंपॉर्टेंट लेवल, एक तो ये 570 600 के आसपास का लेवल था जहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन अभी उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 700 का लेवल। आप देख पाएंगे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद तेजी आई, एक बड़ा बेस बनाने के बाद स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये लेवल जब तक नहीं टूट जाता है तब तक के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए। अभी के लिए तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुँच चुका है, थोड़ा बहुत करेक्शन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको 600 के आसपास मिलता है तो 600 के आसपास आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और अपना जो स्टॉप लॉस है, ये जो लो है अप्रॉक्सीमेटली कुछ 540 के आसपास का है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है। PFP sir, am I right if I say we should think about good private banking sector for investment as it has less effect of rising crude oil price? तो यहाँ पर देखिए इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो देखने को मिल ही जाता है। अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर एक सेक्टर पे, पूरी इकोनॉमी पे आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट कम रहता है, इसलिए ऑफकोर्स आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल एक्चुअली तेजी भी अच्छी देखने को मिल रही है, मोमेंटम वहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है, और जो स्ट्रेंथ है निफ्टी के मुकाबले आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा नजर आता है, तो आप नजर बनाकर रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं, जैसे कि देखिए HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक ने तो अच्छा खासा बाउंस कर दिया, वो एक्चुअली ज्यादा गिरा भी नहीं था। तो यहाँ पर इन सब स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर जी ETF को मैनेज कौन करता है, और अगर ETF कभी बंद हो जाए तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो ETF देखिए, जो AMC का वो ETF है वही AMC उसे मैनेज करती है। जैसे कि निफ्टी 20 है वो निप्पॉन का है, तो जो निप्पॉन AMC है वो उसे मैनेज करते हैं। SBI का, कोटक का, HDFC का, बहुत सारे जितने भी AMC है ज़्यादातर के आपको ETF नजर आएंगे, तो वो पर्टिकुलर AMC वो ETF को मैनेज करता है। और यहाँ पर ETF कभी बंद हो जाए तो यहाँ पर देखिए, ये म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, वो अगर बंद हो जाए तो ये इस प्रकार का सवाल है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स उसके गाइडलाइंस रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं कि ETF बंद हो जाएंगे, क्योंकि ETF एक कंपनी नहीं है, आप मल्टीपल स्टॉक्स का एक बास्केट है जिसे आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं बजाज फाइनेंस में 10 साल के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या मेरा डिसीजन सही रहेगा, या फिर ऐसे अच्छे 2-3 स्टॉक्स बताए जिसमें इक्वल कैपिटल लगाना चाहिए? तो अगर आप 1 लाख आपका टोटल कैपिटल है तो एक स्टॉक में कभी भी टोटल कैपिटल तो नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी चला रहे हैं उसमें आप पूरा कैपिटल लगाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उसमें सब कुछ आप जानते हैं और डिसीजन भी आप ही लेने वाले हैं। लेकिन ऐसे किसी स्टॉक में मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। एटलीस्ट आपको 4-5 स्टॉक्स तो रखने ही चाहिए। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो भी आपको 4-5 स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए। यहाँ पर बजाज फाइनेंस हो गया जो कि फाइनेंस से हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG से, रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, इस प्रकार से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और 4-5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। भाई LTI में बाइंग 4700 की है तो अभी एवरेज करना चाहिए या फिर गिरावट का वेट करना चाहिए? आपको गिरावट का नहीं, आपको तेजी का वेट करना चाहिए। LTI में आप देखिए जिस प्रकार से ये स्टॉक नीचे आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है। इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक्चुअली 4400 4500 का लेवल था जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर इसने सपोर्ट ही नहीं लिया, कंटिन्यूसली नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो अभी जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। SBI कार्ड क्या बुलिश हो गया है? Q1 के रिजल्ट्स तक क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? ओके, तो SBI कार्ड आप देख पाएंगे फिलहाल हमें बुलिश तो होता हुआ नजर आया है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ती है, मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 900 से करके 930 का ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब भी स्टॉक यहाँ पर टाइम करेक्शन आपको दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चरल बेसिस पे जब तक ये 930 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए हम ये नहीं मान सकते हैं कि जिस प्रकार की रैली पहले देखने को मिली थी वैसी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएँ। हाय सर, आई हैव गुड क्वांटिटी ऑफ टाइटन एट 2200, क्या ये करंट मार्केट प्राइस पे बेच पे
1900 पे या 2000 पे खरीद लेना चाहिए, तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब ये 100-200 पॉइंट के लिए मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप बहुत ही एक्टिव ट्रेडर होते हैं तो ये अलग बात हो जाती है, उसमें आपको फिर पता भी होता है कि कब मुझे वापस एंटर भी हो जाना है ऊपर के प्राइस पे भी। लेकिन अगर आप यहाँ पर पैसिवली काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये 100-200 पॉइंट के लिए तो आपको नहीं करना चाहिए। जब स्टॉक ऊपर चल रहा होता है तभी आपने सोचा कि अभी महंगा हो गया, अभी लग रहा है गिर सकता है, तभी ये किया होता तो अलग बात होती है। अभी ऑलरेडी मेजॉरिटी गिरावट मेरे हिसाब से हो चुकी है, तो अभी ये डिसीजन मेरे हिसाब से लेट हो चुका है। नौकरी पे क्या करना चाहिए? नौकरी में आप देख पाएंगे 4200 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन ये भी लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया। अब ये जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक क्लियरली बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है। ईज माई ट्रिप प्लानर में और जीपीआईएल में हमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली फंडामेंटली अगर बात करें तो ईज माई ट्रिप अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, फाइनेंशियली भी आपको अच्छी नजर आती है। जीपीआईएल में आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत छोटी कंपनी है तो वॉलेटिलिटी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होती है। टेक्निकली अगर बात करें तो ईज माई ट्रिप आप देख पाएंगे जब तक ये स्टॉक 340 के ऊपर चल रहा है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। जीपीआईएल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कितना वॉलेटाइल है, 500 से आपको ये 250-200 तक आता हुआ नजर आया है। ये 200 रुपए का जोन इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो वापस आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट ना भी हो तो तेजी के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। सर योर व्यू ऑन ओएनजीसी? तो ओएनजीसी में फिलहाल भारी गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी हुई थी, एकदम से स्टॉक ऊपर गया, फिर से आपको गिरावट भी देखने को मिली और फिलहाल ये 130 के नीचे आ चुका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से एक बड़ी रैली आई थी, सपोर्ट लेकर वापस भी ऊपर गया था, लेकिन अभी इसके नीचे आ चुका है। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 130 के ऊपर जाता भी है तो भी ये 140 का लेवल भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो अभी के लिए बुलिश होने से तो बचना चाहिए। इज इट गुड टाइम टू ऐड आईडीबीआई बैंक? आपके एक फ्रेंड ने कहा है कि यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन हो रहा है, वॉल्यूम में हमें यहाँ पर वॉल्यूम के साथ कॉन्सोलिडेशन दिखाई पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? और एफले में क्या करना चाहिए? 850 पे आएगा या फिर अभी से खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले आईडीबीआई को देखते हैं। आईडीबीआई बैंक में आप देख पाएंगे कैसा चार्ट आपको नजर आता है। ये ऑल टाइम मंथली चार्ट आपके सामने है। ये 50 रुपए का लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, डेली चार्ट पे नहीं, मंथली चार्ट पे, सालों का 10, 12, 15 सालों का ये सपोर्ट था। जैसे ये स्टॉक इसके नीचे आ गया 50 के ऊपर, ये सस्टेन नहीं कर पाता है। भले ही यहाँ पर बड़े बड़े वॉल्यूम्स में बाइंग भी हो रही हो, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते। वॉल्यूम प्लस प्राइस होना चाहिए, प्राइस में दिखना चाहिए कि ऊपर जा रहा है और उसमें वॉल्यूम का सपोर्ट होना चाहिए। अभी के लिए तो क्लियर कट यहाँ पर अवॉइड करना है। एफले के बारे में बात करें तो एफले में मैंने तो पर्सनली एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन थी जो कि टूटने के बाद 850 का लेवल मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया, 1000 रुपये के 900 के आसपास से हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया। अभी अगर ये 1100 के ऊपर निकल जाता है तो हम यहाँ पर ऊपर के साइड का ही खेलेंगे, नीचे आने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम वहाँ पर खरीद सकते हैं। अब भी चांसेस है कि नीचे आ सकता है क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, होल्ड कर रहा है। चांसेस यही है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन बाय चांस ब्रेकआउट नहीं होता है, स्टॉक नीचे आता है, तो आपको 850-800 का लेवल मिल सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ये 1100 के ऊपर निकल जाता है, तो हम वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। प्लीज शेयर एंट्री लेवल फॉर डिक्सॉन एंड एफले? एफले को तो हमने डिस्कस कर लिया है। डिक्सॉन के बारे में बात करें तो डिक्सॉन में भी आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिली है और अभी यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आता है। तो जो भी करना है 4000 के ऊपर ही करना है, क्योंकि एक वीकली चार्ट पे एक बड़ा पैटर्न बना है, तो ये लेवल को क्रॉस करना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मतलब स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, तब हम वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जॉनसन कंट्रोल का आपने स्टॉक खरीदा है और टाटा स्टील को आपने खरीदा है, क्या यहाँ पर डाउनवर्ड एवरेजिंग करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मेरा क्या व्यू है, लेवल्स क्या है? तो यहाँ पर जॉनसन के बारे में बात करें तो ये स्टॉक तो देखिए काफ़ी वीक नज़र आता है। पिछले 8-10 साल का ये जो लेवल इंपॉर्टेंट था 1500 का लेवल, वो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आता है और यहाँ पर ये स्टॉक अपने कोविड लो के भी नीचे चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा वीक स्टॉक में डाउनवर्ड एवरेजिंग करने से तो बचना ही है। टाटा स्टील के बारे में बात करें, टाटा स्टील में भी फिलहाल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक अभी 2 वीक से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर तेजी नजर आती है तो इजीली ये स्टॉक आपको 1000-1050 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा रहते हैं। जब भी
कोई भी स्टॉक ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद जब भी वो ऊपर जाता है एक बार आपको गिरावट देखने को मिलती है, फिर वो कंटिन्यू रहेगा या फिर यहीं से कुछ कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन यहां पर गिरावट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ज्यादा है। और ये वैसे भी साइक्लिकल स्टॉक है और साइक्लिकल स्टॉक में लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है, उसके बिना यहां पर काम करने से बचना चाहिए। सर योर ओपिनियन अबाउट मार्केट ऑन कमिंग डेज अंटिल ईयर एंड, मतलब नेक्स्ट 6 महीने में 5-6 महीने में क्या हो सकता है। तो फिलहाल निफ्टी के चार्ट पर हम आ जाते हैं। एक्चुअली कल हम लोग सब बैठे थे, सब ग्रुप वाले जो मार्केट में काम करते हैं, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में गिरावट होगी। मैंने भी शायद वीडियो में बताया था कि 14,000 तक का लेवल, 14,500 तक का लेवल आ सकता है, क्योंकि सेकेंड कोविड वेव जब आया था तब भी वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाकर वहां से एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। तो गिरावट होती है तो वो लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कल ही हमने डिस्कस किया कि हम लोग देख रहे हैं कि भाई नैस्डैक इतना गिर गया, तो हम सब सोच रहे हैं कि हमारा मार्केट भी उतना गिर सकता है। लेकिन नैस्डैक 5% गिरता है, हम लोग सिर्फ 3% गिरते हैं। जब रिकवरी की बारी आती है नैस्डैक 2% रिकवर होता है, हम लोग 2.5-3% रिकवरी हो जाती है। और यहां पर आप चार्ट पर भी फिलहाल आप देख पाएंगे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जहां से ब्रेकडाउन, स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिला। एक तो है 16,800 का लेवल, यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक बार के लिए टूट गया, वापस बाउंस बैक आया, यही लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका, यहां से एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, फिर ये रीटेस्ट करके ये ब्रेकडाउन आपको देखने को मिला। लेकिन आप देख पाएंगे यहां पर कंटिन्यूएशन आपको देखने को नहीं मिला, वापस आपको रिकवरी देखने को मिली, वापस मार्केट आपको उसी जोन में आता हुआ नजर आता है, इसी रेंज में आ चुका है 15,800 से 16,800 की रेंज में, जहां पर ये पहले ट्रेड करता हुआ नजर आता था। तो ये बुल्स के लिए काफी अच्छा सिग्नल है। तो अभी एक्चुअली ईयर एंड में क्या हो सकता है, 6 महीने में क्या हो सकता है, अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी डायरेक्शन का वेट करना है, क्योंकि अभी ये बीचों बीच खड़ा हुआ है 16,200 पे फिलहाल हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ऊपर के लेवल से भी 500-600 पॉइंट का डिफरेंस है, नीचे के लेवल से भी 500-600 पॉइंट का डिफरेंस है, बिल्कुल बीच में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर 16,800 निकल जाता है वो तो क्लियरली बुलिश सिग्नल है, यहाँ पर मार्केट में आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन वापस बाय चांस आपको 15,800 का लेवल टूटता हुआ नजर आता है तो हमें गिरावट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 15,000 और नीचे के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, बिल्कुल रास्ता नहीं हमारे पास कि अभी के अभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या होगा। मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो में भी बताया कि मैं तो पर्सनली नेक्स्ट वीक के लिए तो एक डोजी टाइप की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार की कैंडल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, लेकिन एट लास्ट क्लोजिंग हमें जहाँ पर फिलहाल मार्केट नजर आता है उसी के आसपास दिखाई पड़ सकता है, और उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है एक डायरेक्शन हमें मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।